हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग की बिगिनिंग होने वाली है एसएससी जीके बैच 2.0 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है फॉर ऑल द एसएससी एग्ज़ाम्स 2024। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हिस्ट्री से। ठीक है, पहले एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। सत्यम, विकास, अक्षय, रोहन, तुषार, ऋतु, अमित, आकाश, पूजा, संदीप, सभी को गुड इवनिंग। ऑल क्लियर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और आई नो कि बहुत सारे ये पाकिस्तान जिंदाबाद कौन लिख रहा है, गौरव गुप्ता, क्या मतलब सीधे सीधे बोल देते हैं कि सर हड़का दीजिए थोड़ा सा, ऐसे घुमा फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत है। तो कमेंट में अब हर का सबका तो मैं रेगुलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सीरियस बच्चों से बात कर रहा हूँ जो सीरियस हैं थोड़े से। आप लोगों के कुछ डाउट्स भी होंगे बैच को लेके, ठीक है, तो उनको मैं लास्ट में कैटर करूँगा, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता हम लोग किस तरह से चीज़ें करते हैं, काफ़ी लोगों को तो पता होगा, तो उन लोगों के लिए मैं शुरुआत में बता देता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स तो आप कैसे रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को पता है कि इसकी जो क्लासेस हैं वो लाइव फ्री रहेंगी यूट्यूब पे, ठीक है। और इसके बाद ये आपका जो बैच है, ठीक है, जिन लोगों ने बैच में एनरोल किया है परमार अकेडमी ऐप में, तो उन लोगों को वो रिकॉर्डिंग्स और साथ ही साथ जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके कहाँ पे, एप्लीकेशन पे, ठीक है, परमार अकेडमी ऐप पे। ऑलराइट। तो क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के डाउट्स ये देख रहा था कि सर ये क्लास तो लाइव है यूट्यूब पे, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही चीज़ें बता दी थी। और जिन लोगों को और अधिक जानना है तो मैं उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिसमें मैंने बैच अनाउंसमेंट किया था और सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो डाउट्स होंगे आपके, जिस तरह से हम लोग जब चीज़ें कवर करते चलेंगे, तो पहली बात तो ये, जो भी आप लोगों का डाउट होगा तो मैं खुद से पूछूंगा आपसे कि अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं रेगुलरली आपके कमेंट नहीं चेक करने वाला हूँ, तो उससे थोड़ा क्लास का फ्लो बिगड़ता है, ठीक है। और जो मेन मुझे चीज़ें डिलीवर करनी है वो कहीं ना कहीं उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होता है और आपको भी डिस्टर्बेंस होता है मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं चिंता मत करिए कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व मैं करूँगा, जैसे कि जब मैंने पूछूंगा या फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी चैप्टर करेंगे उसके PYQs यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में या फिर जैसे कोई अदर एग्ज़ाम में भी रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम करते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग का जो पुराना बैच रहा है, और अभी उसमें भी मतलब उसका एंड हो रहा है हिस्ट्री से और आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री से, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं किया जिसमें कि हम लोगों ने PYQs ना किए हों। तो सारी चीज़ें हम पहले समझेंगे थ्योरेटिकल, और उसके बाद जो MCQs हैं, PYQs हैं, उनको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ऑलराइट, उस टॉपिक पे बेस्ड। तो आई होप कुछ लोगों के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, आपसे रिलेटेड और सारी चीज़ें। तो लाइव तो ये फ्री है यूट्यूब पे, बिकॉज ये बैच ही क्लासेस हैं, और इसको मैंने फ्री इसलिए कर रखा है ताकि अगर किसी को कोई लेक्चर देखना है पूरा बैच में एनरोल करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगती है, तो वो सिर्फ लाइव क्लास ही ले सकता है यूट्यूब पे। अगर आपसे मैनेज नहीं हो पाता है देन रिकॉर्डिंग और जो हैंड रिटन नोट्स और जो वीकली क्विजेज हैं वो आपकी परमार अकेडमी ऐप पे हुआ करेंगी, ऑलराइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, PYQ सीरीज़ स्टार्ट होगी 1 जनवरी से, 1 जनवरी से आपकी PYQ सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, ऑलराइट। और एक चीज़, चलो मैं आपको पहले तो हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ आज लास्ट में, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख के एकदम, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी उसको बनाने में। तो खैर अभी पहले हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। वो मतलब वीडियो कुछ ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत मत समझिएगा वो वीडियो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इतना तो सबको पता होगा कि एक पार्ट होता है आपका एंशेंट, जिसको एंशेंट हिस्ट्री बोलते हैं, जिसको प्राचीन भारत बोलते हैं हिंदी में। दूसरा होता है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको कि हम मध्यकालीन भारत बोलते हैं। और तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज़ आधुनिक भारत, ठीक है। तो ये तीनों हिस्ट्री के आपके पार्ट्स हैं और इन तीनों को हमें कवर करना है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किससे, एंशेंट से, बिकॉज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, नहीं तो हमारे मोटा भाई नाराज़ हो जाएंगे, है ना। क्रोनोलॉजी ये समझनी चाहिए और क्रोनोलॉजी में ही चलना चाहिए, यानी कि डेट वाइज हमें चलना चाहिए। अब एंशेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशेंट हिस्ट्री सबसे बड़ी है, देन मेडिवल एंड देन मॉडर्न। मॉडर्न सबसे छोटी है, ठीक है। रही बात इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस तीनों की इक्वल है।
ठीक है, 1/3 और 1/3 आप बोल सकते हो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्यों इतना बड़ा पीरियड है अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज देता हूँ, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे अभी, हम हिस्ट्री से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आर्कियोलॉजी से, पुरातत्व से। ठीक है, जिसको हिंदी में पुरातत्व बोलते हैं, आर्कियोलॉजी से। आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों अलग होती हैं, पहले तो ये समझिए। आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों अलग होती हैं। अंतर क्या होता है दोनों में? दोनों में अंतर ये होता है कि हिस्ट्री आपकी रिटन होती है, हिस्ट्री आपकी रिटन फॉर्म में होती है, यानी कि कोई टेक्स्ट है हमारे पास जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ इस साल ये घटना हुई थी। आर्कियोलॉजी में ऐसा नहीं है, हमारे पास रिटन टेक्स्ट नहीं है जिसको कि हम पढ़ सकें, जिसको कि हम डिसाइफर कर सकें और ये पता लगा सकें कि हाँ नहीं जो चीज़ ये चीज़ इस साल में ऐसे हुई ही थी। तो फिर आर्कियोलॉजी में हमें चीज़ें कैसे पता चलती हैं? यहाँ पे हमें चीज़ें खुदाई से पता चलती हैं। खुदाई, वो खुदाई नहीं, ठीक है, खुदा वाली खुदाई नहीं, ये खुदाई है जो गड्ढों की खुदाई आप बोल सकते हैं, उस टाइप की, जिसको इंग्लिश में हम टर्म देते हैं एक्सकवेशन। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? पुरातत्वविद, वो जाते हैं, वो चीज़ें एक्सकेवेट करते हैं, वहाँ से मान लो उनको कुछ हड्डी मिल गई, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न देखने को मिल गया, कुछ मान लेते हैं कि एक मटका मिल गया, पॉटरी मिल गई, तो वहाँ से हम चीज़ों को पता लगाते हैं। अच्छा यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे मतलब जैसे कि आपने हड़प्पा का नाम तो भाई सब ने सुना होगा, अभी हम लोगों ने हड़प्पा कुछ नहीं पढ़ा है ना, लेकिन सब ने हड़प्पा मोहनजोदारो पे मूवी भी बनी थी, सब ने उसको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो वो कैसे पता चला कि वो एक सिविलाइजेशन था? भाई कुछ लोग गए होंगे, ठीक है, उनको कुछ सबूत ऐसे मिले होंगे, फिर उसकी खुदाई की गई होगी और फिर पता चला ये तो पूरा एक सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता था इस एरिया में। तो फिर वहाँ से मान लो कुछ बोन मिल गई हमें, एक मान लो कि टाइगर की बोन मिल गई, तो हमें पता चला अच्छा यहाँ टाइगर भी रहते थे। डॉग की बोन मिल गई, हमें डॉग का पता चल गया। फिर हमने देखा कि एक इंसान का कंकाल है, उसके बगल में कुत्ते का कंकाल है, और सिर्फ एक जगह नहीं मल्टीपल जगह में। तो फिर हमें ये पता लगा कि नहीं, जो कुत्तों को इंसानों के साथ उनके मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजी से पता चलती है और हम आर्कियोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इस एंशिएंट हिस्ट्री को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, या फिर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री को नहीं, बल्कि हम अभी क्योंकि आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आर्कियोलॉजी को इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ अभी। ठीक है, हिस्ट्री को अभी साइड में रखते हैं, अभी आर्कियोलॉजी समझते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो स्टोन एज, दूसरा है हमारा कॉपर एज, और तीसरा है हमारा ब्रॉन्ज एज। क्या है? ब्रॉन्ज एज। आर्कियोलॉजी में 3 एजेस हैं, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। ये आर्कियोलॉजी के पार्ट हैं। आयरन एज जो इसके बाद स्टार्ट होती है वो आर्कियोलॉजी का पार्ट नहीं है। अब ये स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस एज इस एज में, यानी कि इस एज में जो लोग रहते थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो टाइम पीरियड क्या था, कितने साल पहले की हम बात कर रहे हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो वहाँ के लोग स्टोन यूज़ करते थे, पत्थर यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे उनको कॉपर के बारे में पता चला, फिर वो कॉपर यूज़ करने लगे पत्थर की जगह। ठीक है, और वो फिर कॉपर से धीरे धीरे उनको टिन मिल गया, एक मेटल होता है, और उन दोनों को मिक्स करवाया और एक एलॉय बना लिया, एक मिश्र धातु बना ली, ब्रॉन्ज। तो उस पर्टिकुलर एज को हम ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं, जिस पर्टिकुलर एज में लोग ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे थे, पीतल का यूज़ कर रहे थे। क्लियर? तो आर्कियोलॉजी समझ ली, हमें ये पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं और कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। स्टोन एज और कॉपर एज जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से पहले का, और इसको बोल देते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक और इसको प्रोटो हिस्टोरिक। ये तो समझ में आ गया सर कि ये हिस्ट्री से पहले का है इसलिए प्री हिस्टोरिक, और ये क्या है, इसको प्रोटो क्यों, इसको भी प्री में क्यों नहीं रखा? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें कोई रिटन टेक्स्ट नहीं मिला, हमें कोई रिटन एविडेंस या फिर रिटन टेक्स्ट नहीं मिला, बट यहाँ पे मिला। अब मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही है, सर कैसी दोगली बात कर रहे हैं आप ये। अभी तो आपने बोला था कि मतलब
ये क्योंकि रिटन टेक्स्ट नहीं मिला था तो उसको हम हिस्ट्री में रखते हैं और बाकी आर्कियोलॉजी में रखते हैं। अभी बोल रहे हैं कि इसमें रिटन टेक्स्ट मिला था, बिल्कुल मिला था इसमें, लेकिन सिर्फ मिलने से बात थोड़ी ना हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, रिटन टेक्स्ट होना चाहिए, ध्यान से अगर आपने मेरे वर्ड्स को सुना हो, जिसको कि हम डिसाइफर कर सकते हैं, जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे हमें मिला है, इसको, इस ब्रॉन्ज एज को, या हड़प्पा वाला जो एज है उसको ब्रॉन्ज एज ही बोलते हैं। यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिला है लिखा हुआ, उन लोगों, वो लोग कुछ लिख के गए हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं आज तक भी, कि वो क्या भाषा है, क्या लिखना चाह रहे हैं वो, आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं या फिर नहीं, पहले ये बताइए। थोड़ा बेसिक से पढ़ाएं। अच्छा, बोला बेटा बेसिक, इतना बेसिक तो नहीं जा पाएंगे। अब कहाँ, मतलब क्या खुदाई करके क्या पाताल लोक में घुस जाओगे क्या? स्टोन के आगे और क्या निकालोगे भाई? ये चीज़ आई होप सभी को समझ में आ गई। वैसे इसमें कोई समझने लायक वैसे ज़्यादा चीज़ भी नहीं थी। अब मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। आर्कियोलॉजी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। अब मैं स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस स्टोन एज को यहाँ पे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पीलियोलिथिक, पीलियोलिथिक, और यहाँ पे आई थिंक मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये जो आपका प्री हिस्टोरिक है, इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, राइट। और इसको प्रोटो वाले को बोलते हैं आग, ठीक है, आग ऐतिहासिक काल। और इसके बाद जो हमारा आयरन एज स्टार्ट होता है उसको हम एक्चुअल में हिस्ट्री मानते हैं। अब आयरन एज, आयरन जब हमें मिलता है, कब मिलता है? जब वैदिक कल्चर हमारा स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट वेदास लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वहाँ से हमें चीज़ें पता चलती हैं और उसको हम पढ़ भी पाते हैं, इसलिए वो हिस्ट्री है, इसलिए वो ऐतिहासिक काल है। आयरन एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहीं पे सबसे पहली बार हमें आयरन मिला, ठीक। पीलियोलिथिक, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है हमारा मीज़ोलिथिक, जिसको कि हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मीज़ोलिथिक। और तीसरा है हमारा नियोलिथिक, नियोलिथिक, जिसको कि हम नवपाषाण काल बोलते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी तो बात आती है, ये सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, लेकिन ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग इस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है आज से 50 साल बाद ये टेक्नोलॉजी रेलेवेंट होगी, या फिर आज से 100 साल बाद ये टेक्नोलॉजी रेलेवेंट होगी? अभी आप खुद ही देखिए, आप छोटे में कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, है ना। आपने कभी सोचा था कि इतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो सकता है, इंस्टाग्राम होगा, ठीक है, और ये क्या स्नैपचैट होगा जहाँ आप कुत्ते वाला फ़िल्टर लगाएंगे? आपने कभी सोचा था? ये नहीं सोचा था। आज से 50, और अभी आप मतलब जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ये टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है ज़्यादा, ठीक है, और आप में से कुछ लोग हो सकता है मौज भी लेते हो। यही आपके साथ भी होगा आज से कुछ सालों बाद, 50-60 साल बाद, ठीक है, या फिर 50-60 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से तो 10-15 साल ही, ठीक है। उस तरह हमारा ह्यूमंस का भी एवोल्यूशन हुआ। हम पहले वो ह्यूमन एवोल्यूशन का, जैसे मैंने बताया, अभी बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में, मज़ा आ जाएगा देख के एकदम, ठीक है। तो उसमें किस तरह सा ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। पहले हमने आग का खोज किया होगा, ठीक है, पहले तो ऐसे ही हम मार देते होंगे जानवरों को, है ना। फिर हमें पता चला होगा अच्छा खेती भी की जा सकती है, ये भी किया जा सकता है। धीरे 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 हम एवोल्यूशन हमारा हुआ। तो ये हमें पता कैसे चला? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया, जब उन्होंने खुदाई वगैरह करी तो उन्हें चीज़ें पता लगी। अब क्योंकि लिखी हुई चीज़ें तो थी नहीं, ऐसे ही थी जैसे कि कहीं पे मान लो कि कुछ पत्थर मिल गया, या फिर कुछ छोटे छोटे पत्थर मिल गए, या फिर कुछ मान लेते हैं पॉटरी मिल गई, कुछ घड़ा मिल गया। इस तरह से हमने वहाँ पे पता लगाया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे ये लोग इवॉल्व हुए थे। क्लियर? तो इसको मैंने बता दिया, ये इसको पूरा पाषाण बोलते हैं, मध्य पाषाण, और इसको बोलते हैं नवपाषाण। अभी स्टोन एज को हम स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टोन का यूज़ होता था, यहाँ पे लोग स्टोन का यूज़ करते थे। तो फिर हमने इसको कैटेगराइज क्यों किया 3 पार्ट में? ये हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स। वो किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे। जैसे कि पीलियोलिथिक में, पहले तो मैं अभी चलो थोड़ा सा मैं आपको ये रफ टाइम पीरियड बता देता हूँ, उसके बाद हम टूल्स पाएंगे कि किस तरह के टूल। जैसे ये बेसिक टूल यूज़ करते थे, बस पत्थर उठाया और उसी से मारा जानवर को और खा गए,
मीजोलिथिक में क्या हुआ, फिर इन लोगों ने क्या किया, दो पत्थरों को ऐसे तोड़ा और एक पत्थर में थोड़ा सा नुकीला पत्थर बना लिया, जिससे उसको काटने के लिए उपयोग में ले आते थे ये लोग मीजोलिथिक में। नियोलिथिक में क्या करते थे, तो इसको पत्थरों में थोड़ा पॉलिश वगैरह करना सीख गए ये। तो धीरे धीरे कैसे स्टोन में ही एवोल्यूशन हो रहा है स्टोन एज ही, लेकिन स्टोन में भी एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हम ये जब पीलियोलिथिक बोलते हैं तो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं ये, तो इसको समझने के लिए हमें बीसी पढ़ना पड़ेगा। नहीं वो बीसी नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, ये है बिफोर क्राइस्ट वाला बीसी। तो जब हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मान लेते हैं इस साल जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का जो हमारे ईसा मसीह हैं उनका जन्म मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ था। इसके पहले के जितने भी ईयर्स हैं उनको संबोधित करने के लिए हम इस बीसी वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है, या फिर अगर मैं ये बोलता हूँ 200 बीसी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ 10,000 बीसी, तो इसका मतलब है कि मैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। और इसके बाद वाला जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडी से। जैसे कि आज साल चल रहा है 2023, ठीक है, 2023 ईस्वी बोलते हैं इसको, हम हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको एडी बोलते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या फिर इसको हम कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो जब मैं हिस्ट्री में बीसी का यूज़ करूंगा, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में आप अभी बीसी बहुत सुनोगे, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना, बस ये समझ लेना कि बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाले की साल की बात हो रही है, ठीक। बट यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करेंगे कि जब मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1000 या फिर मान लेते हैं कि 1000 बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूँ तो 2023, एक सेकेंड, 2023, 2021, तो 2021 पहले आया था कि 2023? 2021 पहले आया था। 1000 बीसी पहले आया था कि 1200 बीसी पहले आया था? तो आपको लगेगा 1000 बीसी, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, 1200 तो कुछ यहाँ पे किस कर रहा होगा ना, 1000 कुछ यहाँ किस कर रहा होगा ना। धीरे धीरे हम कहाँ पे आ गए? हम धीरे धीरे 0 पे आ रहे हैं। यानी कि जब हम बीसी की बात करते हैं और आगे जाते हैं तो नंबर घटता है। आई अगेन रिपीट, 500 बीसी बाद में आया होगा, 500 बीसी बाद में आया होगा, और जो 600, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 600 बीसी पहले आया होगा। 600, 500, फिर इस तरह से 400, ठीक है, 400 आया होगा, फिर 200 आया होगा, फिर 100 बीसी आया होगा, और फिर देन 0 से फिर 1 2 3 4, और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? 2023 में, सन 2023 में। तो ये होप ये बीसी वाली जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर। तो जब हम पीलियोलिथिक बोलते हैं तो आप ये मान लो कि इनफाइनाइट पीरियड से लेके 10,000 बीसी तक। वैसे इंडिया में जो हमें पीलियोलिथिक साइट्स मिली हैं वो लगभग 5 लाख बीसी, जो हम, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं एज निकालने के लिए, उसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, तो उससे हमें एज पता चलती है, ठीक है। 5 लाख, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी, ये है पीलियोलिथिक का टाइम पीरियड। मीजोलिथिक की अगर बात करें तो मीजोलिथिक जाता है 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी। तो आप समझ रहे हैं कि 4000 बीसी यानी कि हम ये पहले का है, यानी कि 9000 बीसी पहले हुआ होगा, 4000 बीसी बाद में हुआ होगा, ठीक है। और जब हम नियोलिथिक की बात करते हैं तो 7000 बीसी से लेके रफली 1000 बीसी तक। अब आपको ये लग सकता है कि सर 4000 बीसी, 7000 बीसी तो कुछ यहीं पे आ गया होगा, 9000, 8000, 7000, 6000, 5000, 4000, तो फिर 7000 ये नियोलिथिक कैसे हो सकता है? देखिए, हर चीज़ें ट्रांजिशन में चलती हैं। ऐसे नहीं कि जो जैसे मान लेते हैं कि पीलियोलिथिक की कोई साइट है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे, आज से मान लेते हैं कि 20,000 बीसी में, ठीक है,
20,000 BC में। हो सकता है कि ये बाढ़ की वजह से या फिर कुछ ऐसा भूकंप वगैरह आया हो, ये लोग ख़त्म हो गए हों, लेकिन ये अभी भी ये चल रहे हैं। तो ये पीलियोलिथिक में भी थे और ये हो सकता है मीजोलिथिक में भी हो सकता है, नियोलिथिक में भी हो। तो सारी चीज़ें ट्रांजिशन में चलती हैं। तो कुछ ऐसी साइट्स हैं, साइट्स क्या होती हैं जहाँ से हमें ये पता चला कि हाँ यहाँ पीलियोलिथिक के लोग रहते थे, यहाँ मीजोलिथिक के लोग रहते थे, या फिर यहाँ नियोलिथिक के लोग रहते थे, तो उनको हम साइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी साइट पीलियोलिथिक है, कौन सी मीजोलिथिक है, कौन सी नियोलिथिक है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो मैं फिर से चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ। फिर सबसे पहले तो हमने पढ़ा हिस्ट्री के 3 टाइप्स, फिर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को उठाया, फिर मैंने आपको ये बोला कि हिस्ट्री हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में हमने डिफरेंस समझा। आर्कियोलॉजी में हमें 3 एजेस समझनी है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज हम कल देखेंगे, हड़प्पा वाला जो पूरा देखेंगे वो ब्रॉन्ज एज है। स्टोन एज और कॉपर एज आज देखेंगे। फिर मैंने स्टोन एज उठाया और स्टोन एज को मैंने फिर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसको बोला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि कब से लेके कब तक ये एग्जिस्ट किया। क्लियर। अब आते हैं पीलियोलिथिक पे, बट बिफोर दैट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारी अर्थ है ये रफली 4000 मिलियन साल पुरानी है। ये क्वेश्चन भी आया था आपकी सीजीएल मेंस पे भी इसी बार। ठीक है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी जो अर्थ होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रस्ट, मैंटल, कोर, भूपर्पटी, मैंटल और कोर। ये क्रस्ट 4 स्टेजेस में इवॉल्व हुई और उसकी जो 4th स्टेज थी, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, अभी ह्यूमन लाइफ इवॉल्व नहीं हुई थी। बट क्वार्टरनरी जब आई आपका, मतलब जो 4th स्टेज को हम क्वार्टरनरी स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्लेस्टोसीन और दूसरे को बोलते हैं होलोसीन। ये प्लेस्टोसीन कुछ और नहीं बल्कि आइस एज है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी पे भयंकर बर्फ पड़ती थी, बहुत बर्फ पड़ती थी। होलोसीन जब ये आइस एज खत्म हो गई, बर्फ पड़ना खत्म हो गई और हमारी अर्थ में हल्का सा आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी आ गई और थोड़ा सा गर्माहट आ गई। अब जहाँ पे भी गर्माहट होती है ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे चीज़ें फ्लरिश करती हैं, वहाँ पे फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। ये फ्लरिश करते हैं बहुत ज़्यादा। आइस एज में बर्फ़ में ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं बताया, ये चीज़ मैंने ये कंपोनेंट क्यों आपको बताया कि अब अर्थ हमारी 4000 साल पहले पुरानी है, उसकी 4 स्टेज ये है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन 2 टाइप हैं। ये इसलिए बताया बिकॉज अब जब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पीलियोलिथिक है वो आइस एज के समय में एग्जिस्ट करता था, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलिए अभी हम पीलियोलिथिक को पढ़ते हैं। ठीक है, पीलियोलिथिक, इस पीलियोलिथिक, और ये जो मैं लिथिक कर रहा हूँ, इस लिथिक का मतलब होता है स्टोन। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब है पीलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन। फिर मैंने आपको बताया था मीजोलिथिक, मीजो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब स्टोन। नियोलिथिक, नियो का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन। न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। इज दैट क्लियर। अब इस पीलियोलिथिक को मैं फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक है आपका अर्ली या फिर लोअर या फिर अर्ली पेलियोलिथिक, शॉर्ट में पीलियो लिख रहा हूं। ठीक है, मिडिल पीलियोलिथिक और तीसरा है आपका अपर पीलियोलिथिक। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ये आपका था 5 लाख BC से लेके 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक। ठीक है, लोअर वाला। मिडिल वाले की अगर बात करें तो 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक, और अगर हम अपर पीलियो की बात करें तो 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक हमें देखने को मिलता है। ये पूरा आपका आइस एज में चला था, लोअर और अर्ली वाला पूरा आइस एज में। तो आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से एक्चुअल में हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। वैसे तो हमें पता है कि आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब है रिटन एविडेंस हमारे पास। बट यहाँ से आपकी एक्चुअल में चीज़ें चालू हो रही हैं। 5 लाख से 50,000 तक के बीच में उसको हम अर्ली या फिर लोअर पीलियो बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ की कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट हैं। साइट मतलब जहाँ से हमें पता चला कि हाँ यहाँ पीलियोलिथिक के लोग रहते थे। वो कैसे पता चला? हमें स्टोन से पता चला, पत्थरों से पता चला कि वहाँ पे इस टाइप के पत्थर मिले तो ये पीलियोलिथिक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, लोअर
पीलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये है तो फिर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। ठीक है, तो लोअर पीलियोलिथिक साइट्स, सबसे पहले सोन या फिर सोहन वैली, ये आपका पड़ता है पंजाब में, जो प्रेजेंट डे। अब हम देखो, ऐसा नहीं कि भाई पीलियोलिथिक साइट सिर्फ इंडिया में ही है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, डिफरेंट जगहों में और भी जगह है। तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि इंसानों का जन्म एक तरह से, या फिर इंसान सबसे पहले धरती में अफ्रीका में है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा। ठीक है, बट हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बेलन वैली, बेलन वैली। अब ये बेलन वैली आप आगे भी देखोगे मेजोलिथिक वगैरह में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग पीलियोलिथिक में भी थे, है ना, पुराने तरह के भी स्टोन यूज़ करते थे। फिर हम वो अलग तरह के जो हम मेजोलिथिक में पढ़ेंगे उस तरह के भी स्टोन यूज़ करते थे, तो हमने बोला कि ये मेजोलिथिक साइट भी है। ठीक, तो बेलन वैली की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ती है? प्रेजेंट डे आप इसको बोल सकते हैं जो उत्तर, ये यूपी वाला एरिया है। ठीक है, या फिर यूपी नहीं, ये खैर आपका यहाँ पे जो करंट यूपी वाला एरिया ना, वहाँ पे पड़ता है ये। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ गुफाएं, केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले। ठीक है, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिले बेलन वैली से। डिडवाना एक आपका है, डिडवाना राजस्थान में ये पड़ता है आपका, ऐसे करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राजस्थान। नेवासा महाराष्ट्र। हुंसगी, कहीं कहीं पे आप इसको हुनासागी भी लिखा देखोगे। ठीक है, ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में हमें पता चला। पहलगाम, पहलगाम ये है आपका कश्मीर में। एंड पटने, पटने है ये आपका महाराष्ट्र में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सबसे पहले हमें ऑस्ट्रिचेस के जो एविडेंस हैं वो इसी पर्टिकुलर साइट से मिले, जो कि है पटने करके। इस पे आई थिंक क्वेश्चन भी आ चुका है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे आप ये लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिख लेना, यूपी। ठीक, तो लोअर पेलियोलिथिक समझ गए सारी चीज़ें। अब आते हैं मिडिल पेलियोलिथिक पे। टाइम पीरियड मैंने बता दिया, इसमें साइट वगैरह आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इट वॉज बेस्ड अपॉन फ्लेक्स, इट वॉज बेस्ड अपॉन फ्लेक्स, या फिर फ्लेक टेक्नोलॉजी भी आप लिखा हुआ कहीं पे देख सकते हो। फ्लेक क्या होता है? ये पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, दोनों को मारा और हमने फ्लेक क्रिएट कर लिया, यानी कि थोड़े से डिज़ाइनदार पत्थर, डिज़ाइनर पत्थर क्रिएट कर लिए, यानी कि ऐसे पत्थर क्रिएट कर लिए जिसमें कि थोड़ा सा धार है। अब ये जो पत्थर है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के जो पीलियोलिथिक के लोग थे, ये कुछ एग्रीकल्चर वगैरह तो करते नहीं थे, ये करते थे आपके हंटिंग। ये क्या करते थे? हंटिंग करते थे और फूड की गैदरिंग करते थे। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे, ये हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का काम करते थे। जैसे अभी वो मैं वीडियो दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप देखना कि जैसे मान लो हिरन पे मारा, ठीक है, पत्थर वत्थर फिर कुछ भी ऐसा बना के, और वो मर गया और उसको फिर खाया। अब मिडिल पेलियोलिथिक में आते आते इन लोगों ने फ्लेक का यूज़ करना चालू कर दिया, तो उससे जो फ्लैश मिला हमें, जो मीट इनको मिलता था, उसको ऐसे बढ़िया काट के ऐसे खाते थे। ठीक है, और इन फ्लेक्स को, ठीक है, हम फ्लेक टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। अपर पेलियोलिथिक में अगर हम बात करें तो अपर पेलियोलिथिक इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट एज ऑफ द प्लेस्टोसीन, क्योंकि जो प्लेस्टोसीन है, आइस एज जो है हमारी, ये आप ये समझ लीजिए कि 10,000 BC तक चली थी बस। इसके बाद हम ये मान सकते हैं कि हमारा होलोसीन एज स्टार्ट हो गया था 10,000 BC के बाद। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये देखिए अपर पीलियो भी तो 10,000 तक ही है, तो ये अपर पीलियोलिथिक वाला कहीं ना कहीं ये लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन से ये कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे है वी सी द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न टाइप ऑफ मैन, जिनको हम बोलते हैं होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस आप में से कुछ लोगों ने नाम पहले सुना होगा। ये होमोसेपियन क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो ये हम लोग होमोसेपियन ही हैं। इट इज़ अ स्पीसीज टू विच ऑल द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बिलोंग। जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर रह रहे हैं अभी, वो होमोसेपियन से ही बिलोंग करते हैं। पहले हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ, फिर हम होमोसेपियन बने। जैसे अभी कुछ एप्स होते हैं, बंदर होते हैं, जैसे कुछ बंदर होते हैं,
कुछ अलग तरह के बंदर होते हैं, है ना, जो ज़्यादा चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ इंसानों तरह, कुछ गोरिल्ला होते हैं, थोड़े इंसानों की तरह दिखते हैं। हम जो हैं वो होमो सेपियन की कैटेगरी में आते हैं, हम होमो सेपियंस की स्पीसीज़ हैं। वो सबसे पहले हमें अपर पैलियोलिथिक में देखने को मिलती है। क्लियर, इतनी चीज़ यहाँ तक? किसी को यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बता दीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखना, अपर पैलियोलिथिक जो स्टेज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुको, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारी अपर पैलियोलिथिक है, यहाँ हमें देखने को मिलती हैं भीमबेटका। एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हमें केव्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, केव्स और रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं भीमबेटका में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा कि जो भीमबेटका है वो एक्चुअली भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे केव्स और हमें रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर जहाँ पे रॉक्स वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर पैलियोलिथिक स्टेज है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिंट डेवलप होता है। ये फ्लिंट क्या है? एक तरह का स्टोन होता है, जैसे फ्लेक टेक्नोलॉजी, तो वैसे यहाँ पे हमें फ्लिंट देखने को मिलता है। क्लियर। और इसकी कुछ और साइट हैं जो यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक तो इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव, इसको हम चैल्कोलिथिक कॉपर वाली एज में भी देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और नेवाडा, ये दोनों पड़ती हैं महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। और डिडवाना राजस्थान, ठीक है, डिडवाना राजस्थान में है। आई होप यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब पैलियोलिथिक हमारा खत्म हो गया। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। स्टोन एज को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो को मैंने फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लोअर या अर्ली, मिडिल और अपर। टाइम पीरियड ये था। पैलियो जो लोअर पैलियो था, उसकी हमें ये साइट याद करनी है कि वो कहाँ पे है, मैचिंग में आ सकता है। मिडिल में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इट वॉज बेस्ड अपॉन फ्लेक टेक्नोलॉजी, बस खत्म, साइट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अपर पैलियो की अगर हम बात करें तो इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन, मतलब प्लेस्टोसीन आइस एज, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। होमो सेपियन देखने को मिलते हैं। ये लोग जो हैं अपर पैलियो वाले फ्लिंट का यूज़ करते थे। भीमबेटका, इनाम गांव, नेवाडा और डिडवाना कहाँ कहाँ है ये पता होना चाहिए। और भीमबेटका तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भीमबेटका हमें आगे भी देखने को मिलेगा। और जो पैलियोलिथिक के लोग थे, ये सिर्फ अभी जो जानवर थे उनको मार के खाते थे, यानी कि हंटिंग करते थे और खा लेते थे, अभी तक ये एग्रीकल्चर पे नहीं आए थे। इज दैट क्लियर? अब आते हैं मीजोलिथिक पे। मीजोलिथिक, जिसको कि हम मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। मीजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। क्लियर? ये हमारा वही 8 या फिर 9000, उतना लोड नहीं लेना, 8 या फिर कहीं 8000 कहीं 9000 आप लिखा देखोगे, ठीक है, से लेके 4000 BC तक चला। ट्रांजिशनल फेज था पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, यानी कि पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल यहाँ से खत्म हुआ और नियोलिथिक यहाँ से स्टार्ट हुआ। सारी चीज़ें ट्रांजिशन में चल रही थी, ऐसा नहीं कि चलो खत्म हो गया, अब चलो मीजोलिथिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वार्मर क्लाइमेट रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड फ्लोरा एंड फौना। अब गर्म हो गया ना क्लाइमेट, प्लेस्टोसीन आइस एज गई, अब तो वार्मर क्लाइमेट आ गया, तो इसलिए से फ्लोरा और फौना और बढ़ेगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें इसकी साइट्स देखने मिलेंगी। तो ये साइट इंपॉर्टेंट है। लंगनाज, महसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। भीमबेटका, अगेन अभी आप बोलोगे सर वो तो अपर पैलियो में थी, तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अपर पैलियो में थी। यही इसमें हमें मेसोलिथिक कल्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। इनको याद करिएगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, और देखना वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में, बागोर राजस्थान, संगनाकल्लू कर्नाटक, टूटीकॉर्न तमिलनाडु, ठीक है। पीपल लिव्ड इन हट्स एंड पेव्ड फ्लोर्स, याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको याद करने की जरूरत है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कि यहाँ पे माइक्रोलिथ का एवोल्यूशन होता है। मीजोलिथिक पीरियड में हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। ये माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब अभी बताया स्टोन, छोटे पत्थर जो डिफरेंट तरह के होते थे। जैसे कुछ पत्थर ऐसे हो गए, मान लेते हैं कुछ इस तरह के पत्थर हो गए, ठीक है, कुछ इस तरह के पत्थर हैं, कुछ इस तरह के पत्थर हैं। डिफरेंट तरह के छोटे छोटे पत्थर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ में लाने के लिए ये लोग बनाने लगे। पैलियो में क्या था? बेसिक सा पत्थर यूज़ कर रहे हैं अभी। याद रखिए, हमने स्टोन एज को पैलियो, मीजो और नियो किस बेसिस पे डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स। पैलियो वाले बेसिक वाले यूज़ कर रहे हैं, बेसिक पत्थर। ये क्या है? और इसमें भी जब हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया तो ये भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल ही किया। यहाँ पे बेसिक एकदम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ क्या, थोड़ा सा पत्थर से पत्थर तोड़ के फ्लेक बना लिए, यहाँ फ्लिंट टेक्नोलॉजी बना ली। यहाँ पे क्या था? यहाँ अब इन्होंने छोटे छोटे पत्थर, मेगालिथ का ज़माना गया, बड़े पत्थर का ज़माना गया, अब माइक्रोलिथ का आ गया। छोटे छोटे पत्थर, फॉर एग्जाम्पल इससे मान लेते हैं कुछ काटते होंगे, ठीक है,
इससे मान लेते हैं कुछ दो चीज़ों को रख के, मतलब दो पत्थर का यूज़ करके बीच में रख के कुछ पीसते होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पत्थर का यहाँ से इवोल्यूशन हुआ। तो मेसोलिथ में माइक्रोलिथ आया, ये हमें पता होनी चाहिए। इसके कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें पता चला, माइक्रोलिथ साइट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो आपको याद करनी है। आई अगेन रिपीट, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही लिखवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, ठीक है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। बागोर राजस्थान, और यहाँ पे मतलब इसमें आपको ये तो याद करनी है। इसके अलावा जो बागोर तो आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। आदमगढ़ नहीं लिखा हुआ, तो आदमगढ़ आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, या तो रुको यहाँ तो यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, बागोर राजस्थान में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे सबसे पहले हमें इट प्रोवाइड्स, very important line, it provides earliest evidences of domestication of animals, यानी कि सबसे पहले जानवर रखे जाते थे इंसानों के द्वारा, डोमेस्टिकेट, जैसे हम पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग शौक पालते हैं, तो वो पालने वाली जो चीज़ें हैं, सिस्टम है, वो हमें यहाँ से पता चली बागोर राजस्थान में कि हाँ, लोग जानवरों को भी पालते थे। तो ये कहाँ से पता चला? सबसे पहले अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, राहुल सिंह यादव ने 40 रुपये भेजे और ये लिखा है सर CGL-PYQ कब से होगा? हाँ, हिंदी प्लीज़। ये 1 जनवरी से होगा राहुल जी, ठीक है। और पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी पूछेंगे तो मैं आपके डाउट का आंसर करूँगा, लेकिन लास्ट में, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेक्चर कर लेते हैं, बस थोड़ा सा, इसके बाद नियोलिथिक और बाकी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ से पता चला, तो तुम बोलोगे मीजोलिथिक से। वो थोड़ा और घुसेगा, तुम भी और घुस जाना, पूछेगा कहाँ से मिला, साइट बताओ, बागोर राजस्थान, खत्म, ठीक। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नियोलिथिक में। तो मेजोलिथिक में ये मत भूलना, माइक्रोलिथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नियोलिथिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नियोलिथिक के बारे में चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, और नियोलिथिक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। जो नियोलिथिक, न्यू का मतलब न्यू और लिथिक का मतलब स्टोन, ठीक है। तो न्यू स्टोन एज, ये लोग फूड प्रोड्यूसर्स थे। अब यहाँ से खाना हमें पता चल गया कि ये लोग फूड प्रोड्यूस करते थे। फूड प्रोड्यूस करते थे मतलब जैसे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, गेहूं चावल ये सब, ये करने लगे। हमें कैसे पता चलता है कि हमें वहाँ पे देखने को मिला क्या गेहूं चावल, फिर मिला भी तो हो सकता है कि वो अभी वाला गेहूं चावल वहाँ पे पड़ा हो। तो अभी मैं बताऊंगा वो कैसे हमें पता चला कि ये लोग फूड प्रोड्यूस करना नियोलिथिक से स्टार्ट किए थे। तो एक्चुअल में हम नियोलिथिक तभी बोलते हैं कहीं पे भी, किसी भी साइट को, जब हमें वहाँ पे फूड के एविडेंसेस मिल जाते हैं। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम उसको बोलते हैं मीजोलिथिक। तो भाई अभी आपने अगर एक चीज़ नोटिस किया हो तो मैंने बताया था पीलियो वाले हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे, यानी कि मार के खाते थे जानवरों को, गेहूं चावल नहीं उगा पाते थे। नियोलिथिक वाले करने लगे। मीजोलिथिक वाले भी अभी तक ये भी नहीं कर पाए थे एग्रीकल्चर। ये भी एक तरह से ये थे, आप बोल सकते हो, हंटर्स और हर्डर्स से, ठीक है। झुंड में अब घूमना स्टार्ट कर दिए थे ये हंटर्स, ये भी थे अभी, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो मीजोलिथिक से पता चला, लेकिन नियोलिथिक में ये फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। क्लियर है? और इसका टाइम पीरियड तो आपको मैंने बता ही दिया था, 7000 BC से लेके 1000 BC। कहीं कहीं पे आप 10,000 BC भी देखेंगे, और वो ट्रू भी है। डिफरेंट जगहों में 10,000 BC पहले ही हमें नियोलिथिक पता चलता है कि नियोलिथिक स्टार्ट हो गया था, फूड प्रोड्यूसिंग चालू हो गई थी। लेकिन हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे पहले पता चलता है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जो जगह पड़ती है, आपको पता होगा, बलूचिस्तान प्रोविंस, वहाँ पड़ता है ये। लेकिन जब ये एक्सकेवेट हुआ था, मिला था, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ही था, ठीक है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हमें सबसे पहले मिलता है गेहूँ वगैरह, वीट। तब हमें पता चलता है अच्छा, इससे पहले हमें कोई ऐसा साइट मिला ही नहीं है कि जहाँ पे हमें इससे पहले के कुछ एविडेंस मिले हो कि नहीं 7000 BC से पहले का भी हो। तो अर्लीस्ट जो साइट मिली है नियोलिथिक की, वो मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान में है। क्लियर है इतनी चीज़? थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। मेहरगढ़ में एविडेंस ऑफ हाउस मिले, क्रॉप्स लाइक वीट मिला, बार्ले, कॉटन यहाँ से देखने को मिला, ठीक। सन ड्राइड ब्रिक्स, थोड़ी सी धूप में सुखाई गई ईंटें मिली,
ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नोट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ये वीट, ये वाला वीट बार्ले कॉटन वाला। ठीक, कश्मीर वैली में आते हैं, ये तो मेहरगढ़ की बात करें, जैसे कि अगर मैं ये इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे कहीं की ये बलूचिस्तान आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक, ऊपर चलते हैं कश्मीर में, तो कश्मीर में 2 साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भूलना मत, उसका नाम भूल जाना लेकिन इन दोनों का नाम नहीं है। ठीक है, उसका से मेरा मतलब है बुक का नाम, लेकिन इसका नाम मत भूलना, दोनों का, बुरज़ाहोम और गुफ कराल। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा चलिए पढ़ ही लेते हैं हम। बुरज़ाहोम हमें क्या मिलता है, बुरज़ाहोम में सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है, बुरज़ाहोम का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ बर्च। बर्च का मतलब होता है, बर्च एक तरह का ट्री होता है, अभी वॉइस आ रही है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो बुरज़ाहोम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक तरह का पेड़ होता है, तो इस पर्टिकुलर जगह में जो बुरज़ाहोम है, जो कि श्रीनगर के पास ही है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, बुरज़ाहोम और गुफ कराल को अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बुरज़ाहोम है इट इज़ 16 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ श्रीनगर देखने को मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दोनों साइड जो है ना, बुरज़ाहोम और गुफ कराल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुरज़ाहोम इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉग्स को, कुत्तों को उनके मास्टर्स के साथ बरी किया गया, यानी कि डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स। यह हमें कैसे पता चला, हमें कंकाल से पता चलता है, हमें स्केलेटन से पता चलता है कि डिफरेंट जगहों में यहाँ पे ह्यूमन का स्केलेटन है और जस्ट बगल में डॉग का स्केलेटन है। तो हो सकता है उनके कुछ बिलीफ रहे हों, बिलीफ सिस्टम कि भाई अगर कुत्ते को मतलब उसके बगल में, हमने ये चीज़ तो अभी देख ही लिया था कि डोमेस्टिकेशन एनिमल का मीज़ोलिथिक में स्टार्ट हो गया था, ये तो हमने देख ही लिया था। अब ये जो बरियल है, ये इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है ये मतलब बहुत प्री रहता होगा मास्टर का, जैसे मान लो कि प्रेजेंट डे में भी है, जो कोई कुत्ता पालता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही मतलब लगाव रहता है डॉग से, है ना, डॉगी से, है ना, उनके डॉग को कुत्ता बोल दो तो गुस्सा हो जाते हैं, इतना लगा होता है। ठीक है, तो और अगर कोई है यहाँ पे, मतलब होंगे काफ़ी लोग, तो मैं मतलब ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ आपको, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, लगाव होता है, अच्छी बात होती है लगाव होना। और क्योंकि क्यों डोमेस्टिकेट किया जाता है डॉग्स को, बिकॉज ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, लव प्रोवाइड करता है, बॉन्डिंग होती है एक। तो ये भी हो सकता है कि माना जाता हो कि मतलब अगले जन्म में दोनों फिर साथ पैदा होंगे, तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स बुरज़ाहोम में। और बुरज़ाहोम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक तरह का पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे हमें देख ये पता चलता है कि पीपल हेयर लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन पिट्स, यानी कि गड्ढे में रहते थे लोग यहाँ पे। पता है मेहरगढ़ में हमें ये पता चलता है कि मेहरगढ़ वाले जो लोग हैं, मेहरगढ़ वाले लोग हैं, ये ब्रिक हैं, ईंटें ड्राइड ब्रिक कर रहे हैं और इससे घर बनाते थे इस तरह से, जो हम प्रेजेंट डे में बनाते हैं थोड़ा सा। ये लोग नहीं जानते थे कि इस तरह से घर भी बनाया जा सकता है, ये लोग गड्ढा खोद देते थे और गड्ढे के अंदर रहते थे। ठीक, गुफ कराल की बात कर लेते हैं। गुफ कराल, गुफ मतलब गुफा, इसका मतलब होता है गुफा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज केव ऑफ पॉटर। पॉटर मतलब जो लोग पॉटरी बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, कुम्हारों की गुफा, कुम्हारों की गुफा, गुफ कराल। ठीक, ये भी आपको देखने को मिलेगी श्रीनगर के पास, बट 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। ठीक है, और ये भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये भी प्रैक्टिस करते थे। ठीक, चिरांद, चिरांद में बोन टूल मिलते हैं, चिरांद में बोन टूल मिलते हैं। अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जैसे बुरज़ाहोम और गुफ कराल मैंने बताई है कश्मीर वैली की साइट है, तो इन दोनों साइट में या फिर हमें जो कश्मीर वैली की साइट है, सबसे पहले यहाँ पे हमें वेपन्स मिलते हैं, टूल्स एंड वेपन्स मिलते हैं मेड ऑफ बोन्स, हड्डियों से बनाए हुए वेपन्स मिलते हैं। कहाँ से, कश्मीर वैली, नियोलिथिक में कश्मीर वैली से, और कहीं से नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट चिरांद। ठीक है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बाकी यूपी और बिहार के लोग जानते होंगे। वैसे जो जगह पड़ती है चिरांद, ये बिहार में ही पड़ती है। ठीक है, और चिरांद का मतलब जानते होंगे, खासकर कानपुर के वाले लोग तो ज़रूर जानते होंगे, है ना। तो जो चिरांद जगह है ये बिहार में पड़ती है, और यहाँ पे भी हमें बोन टूल्स मिलते हैं, कश्मीर वैली में मिलते हैं, और कश्मीर वैली को छोड़ के सिर्फ चिरांद में ही मिलते हैं। कर्नाटक की नियोलिथिक साइट्स हैं संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहल, हल्लूर, और यहाँ पे हमें मिलेट का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। मिलेट मतलब ये ज्वार बाजरा ये सब। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, और आंध्रा में
भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर के पास में बूडीहल, उटनूर और नागार्जुनकोंडा। उटनूर आंध्र की सबसे पुरानी साइट है, अर्लीस्ट साइट है उटनूर। तमिलनाडु में अगर बात करें, दो साइट्स हैं, पय्यमपल्ली और कावेरी। बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, कोलदीवा और महागरा। कोलदीवा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे पहले राइस के जो एविडेंस है, चावल के जो हमें एविडेंस है, वो कोलदीवा से ही मिलते हैं। गेहूं के मेहरगढ़ से, चावल के बेलन वैली कोलदीवा से। कोलदीवा यूपी में पड़ती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और गारो हिल मेघालय में, ये भी आपकी नियोलिथिक की साइट है। अब मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद हो, कि हमें कैसे पता चला नियोलिथिक वाले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें पता चला पॉटरी से, हमें पता चला पॉटरी से। ये है पॉटरी, घड़े से। अब अगर ये है तो इससे हम ये कैसे डिसाइफर कर सकते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते होंगे। ऐसे हमें पता चलता है कि आज भी, या फिर आज तो नहीं लेकिन हाँ, आपने ज़रूर अपने गांव में दादी वगैरह को आपने देखा होगा कि इन मटकों में या फिर ऐसे घड़ों में वो कुछ ना कुछ अनाज स्टोर करके रखती हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये पॉटरी, ये लोग जो अपने एक्सेस फूड ग्रेन्स हैं उसको स्टोर करने के लिए या फिर पानी भरने के लिए, एक्सेस फूड ग्रेन्स या पानी भरने के लिए, स्टोर करने के लिए ये पॉटरी का यूज़ करते थे। ठीक, तो पॉटरी हमें बेसिक यहाँ पे पॉटरी मिलती है। और पॉटरी आपकी हमें जैसे कि ब्लैक और रेड कलर में, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ब्लैक और थोड़ी सी रेड कलर में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पॉटरी ही मिलती है। बस हमें इतना पता होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आर्ट की बात कर लें कि आर्ट वगैरह, तो आर्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला नहीं है एक्सेप्ट वन प्लेस, और वो है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो पड़ती है जगह कहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में। अगर बहुत ही प्रिसाइजली पूछ ले, एसएससी ये पूछ लेता है, ठीक है, वेरी प्रिसाइजली, तो 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। यहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, चट्टानों में पेंटिंग देखने को मिलती है। उन पेंटिंग में कौन बना होता है? उन पेंटिंग में इंसान बने हैं, ठीक है, ह्यूमंस बने। अब ह्यूमन ऐसा नहीं कि बहुत मोनालिसा की तरह बने हुए, ऐसे बने जैसे हम लोग बनाते हैं ना ऐसे बस। ठीक है, कि पता चला यहाँ पे एक इंसान है सेंटर में और बाकी उसको सब ने घेर रखा है, मारने के लिए नहीं, मतलब हो सकता है कि वो राजा या फिर कोई रानी हो और उसके अराउंड सब लोग मतलब नाच रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमंस हमें देखने को मिलते हैं इसमें, बर्ड्स, एनिमल्स, ये रॉक पेंटिंग में देखने को हमें मिलते हैं। बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कौन देखने को मिलता है, बस भीमबेटका के बारे में आप याद रखिएगा। और पॉटरी ब्लैक और रेड पॉटरी है यहाँ पे। और नियोलिथिक लोग जो है प्रॉपर्टी भी ओन करते थे, ध्यान रखना। ठीक है, नियोलिथिक पीपल ओन्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी ओन करते थे। इज दैट क्लियर? अब बस हमारा एक पार्ट बाकी है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता देगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बस हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है, बहुत छोटा सा है, चाल्कोलिथिक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लेकिन एज का है सर, ये लेकिन मेजोलिथिक एज का सर, क्या रितेश? डांसिंग गर्ल अभी कल आएंगी, ठीक है, आज नहीं। डांसिंग गर्ल कल आएंगी जब हम लोग ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए, अब स्टोन खत्म, अब ह्यूमन को उसका पहला मेटल मिल गया एंड दैट वाज कॉपर। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, दैट इज कॉपर, तांबा। और जब ये मिला, जब ये इंसानों को मिला डिफरेंट जगहों में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे एक नियोलिथिक, जैसे डिफरेंट जगहों से मुझे एक चीज़ याद आई एंड दैट इज, एक सेकंड रुकिएगा, एक नियोलिथिक आपकी साइट है, इसको याद रखिएगा, कैटल हुयुक करके, ठीक है। ये जो कैटल हुयुक है, ये है आपकी प्रेजेंट डे तुर्की में, साउथ सेंट्रल तुर्की है आपका, तुर्की जो टर्की देश है जिसका नाम अभी तुर्की हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। तो ये वहाँ पे साइट है, ये एक नियोलिथिक साइट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है और कभी कभी इसके बारे में इसलिए पूछ लेता है, भले ही इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज़, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी, मतलब पूरा सिटी बना के रह रहे थे। अभी हम जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे
हमारी कॉपर एज ख़त्म होगी तो ब्रॉन्ज एज आएगी, हड़प्पा वाला, तब वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ पे हमारा सिटी अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन यहाँ लोग नियोलिथिक में ही कैटल युग में चालू हो गए थे सिटीज़ में। तो वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो सिटीज़ में रहना चालू कर दिए थे। और एक चीज़ यहाँ पे आप लिखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल तो है ही है, और एक है आपकी दार्जिली हेडिंग, ठीक है, दार्जिली हेडिंग, ये है आपकी असम में साइट है, नियोलिथिक साइट है। और यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर टाइप का पत्थर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं जेडाइट स्टोन, हरे कलर का स्टोन होता है, बहुत ही प्रेशियस स्टोन। दार्जिली हेडिंग नियोलिथिक साइट है असम में। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग चैल्कोलिथिक पे। तो जहाँ से हमें देखने को मिला कॉपर, कहीं कहीं पे हो सकता है कुछ पार्ट में मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ के लोगों को कॉपर पहले मिल गया, यहाँ के बाद को मिला, या फिर यहाँ पहले मिल गया और यहाँ के लोगों को बाद में मिला, तो यहाँ कॉपर एज पहले स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ बाद में स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉपर मिला इसीलिए हम इसको कॉपर एज बोल देते हैं, या फिर चैल्कोलिथिक एज भी बोल देते हैं। बहुत बड़ी एज नहीं रही है ये, बहुत बड़ी एज नहीं रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पीलियोलिथिक कितने सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मीजोलिथिक और छोटा हो गया, नियोलिथिक और छोटा हो गया। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें और कम ईयर पढ़ने पड़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में और कम। क्यों? ये मॉडर्न हिस्ट्री में तो हर एक साल में 1921 में क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ, 1923 में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ हमें थोड़ी ना पता है कि मान लो कि 20,000 BC में ये हुआ, 20,001 BC में ये हुआ, हमें नहीं पता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो चैल्कोलिथिक आप समझ गए। तो चैल्कोलिथिक एज वाले लोग थे, ये अभी भी रूरल कम्युनिटी ही थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी ये लोग शहरी हो गए, ये रूरल कम्युनिटीज़ में ही आएंगे आपके, ठीक है। इसकी कुछ साइट्स हैं चैल्कोलिथिक साइट, वो इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ को आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो चैल्कोलिथिक साइट हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ के लोग कॉपर यूज़ करते थे नियोलिथिक के बाद में, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अराउंड ही कंसंट्रेटेड रहेंगे। यानी कि ये जो हमारा पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे कारण सिंपल, कॉपर यही मिलता है। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि खेतरी माइंस कहाँ है, जरा बताइए। मलज खंड कहाँ है, बताइए जल्दी से। ये जो माइंस हैं ये कॉपर की माइंस हैं, यहाँ से कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है हमें। खेतरी माइंस राजस्थान, मलज खंड मध्य प्रदेश, जहाँ कॉपर मिलेगा वहीं तो ये साइट डेवलप होंगी। और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं हमें, धातुएं, ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हो गया। लेकिन ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर हमें, मैंने अभी बताया, जो राजस्थान और ये मध्य प्रदेश वाला बेल्ट है वहाँ पे। इसलिए चैल्कोलिथिक साइट हमें यहीं पे डेवलप होती मिलेंगी। राजस्थान में 2 जगह, अहर और गेलुंद, ठीक। हमें ये पता होना चाहिए कौन सी साइट है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में अगर बात करेंगे, चिरांद, नियोलिथिक वाली साइट भी है चिरांद, जहाँ से बोन्स के टूल्स मिलते हैं, बिहार में बुर्दवान, मिदनापुर, ठीक है। ये ईस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में आ जाते हैं मालवा, कयाथा और ईरान। ईरान वो वाला ईरान नहीं, ईरान देश नहीं, ईरान जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। हमें ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। महाराष्ट्र में अगर आ जाए तो महाराष्ट्र में जितनी साइट हैं उनको हम जॉर्वे के अंडर बोलते हैं। तो जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे क्या है, जॉर्वे जगह है महाराष्ट्र में। जैसे हम बोलते हैं ना हड़प्पन साइट्स, ठीक है। जैसे कि अब हड़प्पा हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा के अंदर बहुत सारा है, हम साइट्स पढ़ेंगे डिफरेंट तरह की। लेकिन क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले मिली थी इसलिए उसको, उस पर्टिकुलर कल्चर को, सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ कॉपर का सिविलाइजेशन मिला उसको हम जॉर्वे कल्चर बोल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मिला वो जॉर्वे था और सबसे जो बड़ा है वो भी जॉर्वे ही है, ठीक है। और इस जॉर्वे में नहीं, सॉरी, जॉर्वे में जो सबसे बड़ा होगा वो दैमाबाद होगा, लेकिन क्योंकि सबसे पहले जॉर्वे मिला इसलिए हम उसको जॉर्वे का नाम दे देते हैं। तो जॉर्वे के अंडर में ही नेवासा, दैमाबाद, चंडोली, इनाम गांव, नासिक, नवडा टोली सब आएंगे महाराष्ट्र में। अंडर विच कल्चर, जॉर्वे कल्चर। इज दैट क्लियर? और इसमें से जो अहर है जो राजस्थान में है ये आपका ओल्डेस्ट है या फिर अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक है, ठीक। जो अहर और जो गेलुंद हैं ये दोनों आपको मिलते हैं बानस वैली, बनास वैली भी आप बोल सकते हैं। बनास आपकी रिवर है राजस्थान में, उसकी घाटी के राउंड आपको देखने को मिलते हैं अहर और गेलुंद। क्लियर? जो जॉर्वे है आपका, जॉर्वे ये आपको देखने को मिलता है गोदावरी, गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है प्रवरा, ठीक है, प्रवरा विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं जरा बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। नवडा टोली, ये रिवर्स के नाम पता होने चाहिए
पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने IB ASIU का पेपर सॉल्व किया था, है ना, कल परसों में, तो हमने वहाँ देखा था, मैच करवा लिया था इस तरह से, ठीक है। तो नवडा टोली सब नहीं, लेकिन जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चिरांद, अब बताइए बिहार में कौन सी हमारी प्रमुख नदी है? ये पटना के पास पड़ता है, जो चिरांद जगह है ये पटना के बहुत करीब है। कितना करीब है आप ये समझ लो, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर होगा ये पटना से, चिरांद, ठीक है। ये गंगा नदी, और हमें पता है जो पटना है वो गंगा नदी के तट पे स्थित है, तो गंगा नदी के तट पे है ये। और आपका एक यहाँ पे एक कयाथा भी था, है ना, ये कयाथा, कयाथा ध्यान रखना, ये काली सिंध, काली सिंध नदी किनारे। और एक और लिख लो स्वाटा करके जगह है, ठीक है, स्वाल्टा, ये आपकी ताप्ती नदी के उस पर, ठीक है, ताप्ती। और जो दैमाबाद है ध्यान रखना, इट इज़ दी लार्जेस्ट अंडर जॉर्वे, लार्जेस्ट साइट जॉर्वे के अंडर में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और एक यहाँ पे नोट करना है, दैट इज़, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज़ गणेश्वर, ठीक है, गणेश्वर पड़ता है राजस्थान में। और ये बस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें बहुत सारे टूल्स कॉपर के मिलते हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी मिलते हैं बाकी जगहों से भी, तभी हमने उनको चालकोलिथिक के अंडर रखा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें टूल्स मिलते हैं, टूल्स मेड ऑफ कॉपर। क्लियर, ये चीज़ आपको पता हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ के लोग किस तरह का बरियल परफॉर्म करते थे, तो दे प्रैक्टिस्ड अर्न बरियल। अर्न बरियल क्या होता है? अर्न का मतलब होता है, जैसे प्रेजेंट डे में हम क्या करते हैं हिंदू धर्म में, जैसे अगर किसी की डेथ होती है तो हम जलाते हैं उसको, है ना, और जो अस्थियाँ होती हैं उसको हम जैसे किसी पॉटरी में, जैसे मटके में रखते हैं और उसको विसर्जित कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अर्न। तो चालकोलिथिक पीरियड में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है कि भाई मटके में कुछ अस्थियाँ रखी हुई हैं, तो अर्न बरियल ये प्रैक्टिस करते थे। क्लियर है। और इनको बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में नहीं पता था, ना तो घोड़े के बारे में पता था, ठीक है। दे वर नॉट एक्विटेड, या फिर दे डिड नॉट नो, ठीक है, एक्विटेड थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो जाएगा। दे डिड नॉट नो, यहाँ पर डिड लगा देते हैं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है ये, डिड नॉट नो क्या, हॉर्स एंड बर्न्ट ब्रिक्स। इज दैट क्लियर? और कुछ पॉटरी डिस्कस कर लेते हैं ये लोग किस तरह की पॉटरी यूज़ करते थे। तो ये लोग पॉटरी या तो ब्लैक एंड रेड भी काफ़ी यूज़ करते थे। ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड कैसी, जैसे मान लो कि पूरी रेड है उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, या फिर पूरी रेड है उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक कर दिया है, या फिर सिर्फ रेड है सिर्फ ब्लैक है, ये भी हो सकता है। और लास्ट में कहीं कहीं कुछ साइट में हमें ऑकरे कलर्ड पॉटरी भी देखने को मिलती है, OCP जिसको बोलते हैं। ऑकरे कलर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे मटमैला कलर, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं मटमैला, गेरुआ कलर, रंग दे तू मोहे गेरुआ, तो वो गेरुआ जो कलर है उसको बोलते हैं ऑकरे, ठीक है, ऑकरे कलर, ऑकरे कलर्ड पॉटरी। यहाँ पे होती हैं आपकी चीज़ें ख़त्म। किसी कोई डाउट हो तो बताइए, और फिर अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो जल्दी से बताइए। सर हिंदी लैंग्वेज पढ़ा, अब इसमें हिंदी में क्या, सारी चीज़ें तो हिंदी में बताई मैंने। अब ये जो जगहों के नाम है इसको भी मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूं क्या? चिरांद, बुडवान, मिदनापुर, मालवा, कयाथा, इसको भी मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूं अब। और ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ साइट के नाम आपको पढ़ना है कि वो साइट कहाँ पे है, बस, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स दोनों बैच में सेम रहेगा ना सर? हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, चिंता ना करो आप, ठीक है। मेहरगढ़ जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान पड़ती है, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, ठीक है।
व्हेन वॉज फायर डिस्कवर, तो फायर तो अगर मैं बात करूँ तो फायर डिस्कवर तो ये पीलोलिथिक में हो गई थी, बट उसका जो यूज़ है वो मेजोलिथिक में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप में से किसी ने डाउट पूछा था। सर बुक में तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो अब ज़्यादा दे रखा है तो ये मेरी गलती है क्या? अब जो यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं सिर्फ आपको उतनी याद करनी है। ठीक है, बुक में कितना दे रखा है, कौन सी बुक में कितना दे रखा है मुझे नहीं पता। नहीं हमारी बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, मौज करो आराम से, कहाँ यहाँ पे फालतू में भटक रहे हो। फ्लिंट एक तरह का स्टोन होता है सुमित, फ्लिंट इज अ टाइप ऑफ स्टोन। अच्छा वैशाली आपके एरिया में, ओके। नोट्स बाइलिंगुअल को, चलो पहले भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करिए। व्हाट इज द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड? पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट एज इन प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड? प्राग ऐतिहासिक काल में प्रथम युग को क्या कहा जाता है? तो इट इज कॉल्ड एज पीलियोलिथिक, सिंपल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज? मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पीलियोलिथिक या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? स्टोरी बेस में पढ़ा रटवा रही हो स्टोरी, यहाँ कौन सी स्टोरी बताएं तुमको है? ये लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे? स्टोरी बेस में पढ़ाओ या फिर मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है? बड़े स्टोरी बेस में पढ़ाओ, या कौन सी स्टोरी बता दे तुमको? कौन है कैरेक्टर यहाँ पे जो जिससे हम तुमको स्टोरी बता दें? स्टोरी सीखने आए हो यहाँ पे। सर आपको एक बैच और फीचर में ऐड करना चाहिए, दैट यू विल शो योर फेस टू पेड यूज़र। अच्छा, तो ओल्ड स्टोन एज हमारा कौन सा होगा? पीलियोलिथिक, ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया? CGL 2022, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? अब शुतुरमुर्ग की एक तुम्हें हम कहानी सुनाए तब तुम इसको याद करोगे, है ना? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपको पीलियोलिथिक, और 21 पीलियोलिथिक में अर्ली पीलियोलिथिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और कौन सी साइट थी जरा बताओ, महाराष्ट्र की कौन सी साइट थी जहां में हमें ये एविडेंसेस देखने को मिले? क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द स्टोन एज फर्स्ट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, भगा दो सर, उसको भगाने की जरूरत नहीं, भाग जाएंगे अभी। आपको जो भीड़ दिख रही है इररिलेवेंट टाइप, वो अभी भाग जाएगी। ठीक है, रुकिए अभी 2-3 क्लासें होने दीजिए, धीरे 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 वो चीज़ें सब, जैसे नहीं मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, ऊपर सिर्फ क्लियर वाटर बचता है थोड़े टाइम बाद, वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करिए। पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया था? यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सबसे पहले कहाँ से हमें पता चलता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये हमें मीजोलिथिक, और मीजोलिथिक की कौन सी साइट है? मैंने आपको बताया था, बागोर, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पता चलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कैटल हुयुक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट? कैटल हुयुक पे भी क्वेश्चन आ गया। CGL 2022, नियोलिथिक, मेजोलिथिक, पीलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। अब इसमें तुम्हें कौन सी स्टोरी बता दूं कैटल हुयुक पे? बिल्कुल सही है, पटने। आकाश ने सही बताया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन सी साइट थी, वो पटने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैटल हुयुक कौन सी साइट है? ये है आपकी नियोलिथिक। कहाँ है ये कैटल हुयुक? ये है आपकी तुर्की में। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज पीपल वॉज? पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? हंटिंग था, फार्मिंग था, एनिमल हस्बेंड्री था, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? तो पीलियोलिथिक की अगर हम बात करें, जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे वो क्या करते थे? सिर्फ हंटिंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, मारा खा लिया, सिंपल। और हमें ये कैसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर वो कहाँ से स्टार्ट किया? जरा बताओ, एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ? जल्दी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से बोलनी है, खासकर वो लोग जो हिंदी के नोट्स बना रहे हैं या बनाएंगे, कुछ एक चीज़ मुझे आपसे बोलनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमें सबसे पहले नियोलिथिक से पता चलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मीजोलिथिक से पता चलता है, वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत, तो इंडस को हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु, ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरेशन ऑफ मीजोलिथिक पीरियड इज अबाउट हाउ मेनी ईयर्स?
ये चीज़ आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, मैं बता दूँ मेसोलिथिक क्यों इतना से इतना एग्जिस्ट किया, ठीक है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि 5 लाख BC से लेके हमारा 5 लाख से लेके 5 लाख से लेके 10,000 तक, 50,000 तक तो हमने देखा था अर्ली वाला और मिडिल वाला और लेट वाला जो पैलियोलिथिक था। 10,000 BC तक चला हमारा, ठीक है, क्या जो पैलियोलिथिक था। फिर हमारा 9,000 से लेके 4,000 तक चला मीजोलिथिक। कहाँ है 9,000 से रफली 4,000? कौन सा यहाँ पे होगा 9,000 से 4,000? यही होगा ना। 10,000 ले लो या 9,000 ले लो और 7,000। क्यों? क्योंकि हमारा 7,000 से चालू हुआ था नियोलिथिक और 1000 BC तक गया था, ठीक है। 7,000 BC में सबसे पहली साइट कौन सी मिली थी जिसका नाम M से स्टार्ट होता है? बताओ जरा जल्दी से। इन विच टाइप ऑफ मेगालिथ वर दी स्टोन पीसेज सेट इन सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव? कौन से टाइप ऑफ मेगालिथ? मेगालिथ मैंने आपको क्या पढ़ाया था? माइक्रोलिथ और मेगालिथ। तो जो माइक्रोलिथ हैं वो सबसे पहले हमें किस पर्टिकुलर एज में देखने को मिलते हैं? मेगालिथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वर्दी यानी कि किस प्रकार के मेगालिथ में पत्थर के टुकड़े कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित किए गए? केन सर्कल, डॉलमेन, रॉकेट केव या फिर मेनहीर? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केर्न सर्कल। केर्न सर्कल थोड़ा सा इस टाइप का जो सर्कल होता है उसमें इनको सेटअप किया गया था। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, MTS में क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। और ये हमारी साइट है मेहरगढ़, ठीक। अगला क्वेश्चन, और माइक्रोलिथ हमें कहाँ मिलते हैं? मीजोलिथिक पीरियड में सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज इन द सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया? न्यू स्टोन एज किसको बोलते हैं बताइए। सर फिर बैच लेने का क्या मतलब हुआ? उसमें क्या होगा जब लाइव आप यूट्यूब पे पढ़ाएंगे? एडवेंचर्स जी, अगर आप क्लास के शुरू में आए होते तो ये सवाल आपको ना पूछना पड़ता। न्यू स्टोन एज की अगर बात करें तो नियोलिथिक, और फिर मैं आप आंसर कर दूंगा इसका भी, लेकिन ख़त्म होने के बाद क्लास। न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगैन अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो? मेगालिथ इरेक्ट होने का, मेगालिथ खड़ा करने की जो प्रथा है वो लगभग कितने वर्ष पहले शुरू की गई? इरेक्टिंग मेगालिथ मतलब उनको खड़े करने की प्रथा। 2500 BC, 1000 BC, 1500 BC या फिर 3000 BC? सबसे पुराना वाला आप यहाँ पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोलिथ तो बाद में आए, मेगालिथ पहले आए, ठीक है। एक्चुअल में जो माइक्रोलिथ है वो मेजोलिथिक में आए थे ना, और मेजोलिथिक पीरियड तो हमारा सॉरी वो 9000 BC से लेके 4000 BC तक चला, या फिर कहीं कहीं पे आप 7000 BC भी लिखा देख सकते हो, ठीक है। और 3000 तो इसके बाद आएगा। बट यहाँ पे बात हो रही है उनको खड़ा करने की, मेगालिथ को खड़ा करने की जो प्रैक्टिस है वो 3000 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अ सेल्ट इज, सेल्ट क्या है नियोलिथिक पीरियड में? नवपाषाण काल में व्हाट इज अ सेल्ट और केल्ट? तो एक्चुअल में सेल्ट इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये एक तरह का क्या होगा? टोम होगा, हाउस होगा, टूल होगा या फिर अर्न होगा? तो अर्न आपको पता है, मैंने चैल्कोलिथिक पीरियड में बताया कि अर्न एक तरह का बरियल सिस्टम है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और नियोलिथिक पीरियड में तो ये होता नहीं था, ये तो चैल्कोलिथिक में होता था अर्न वाला, हटा दो इसको, ठीक। हम मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक किस बेसिस पे बोलते हैं? टूम्ब मिले थे क्या? मकबरे मिले थे क्या? घर मिले थे क्या? सिर्फ टूल उनके बने हुए स्टोन टूल्स के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। बेसिक सा क्वेश्चन है, लग सकता है कि सेल्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना था। CGL 2022। 13वां, माइक्रोलिथ वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? माइक्रोलिथ क्या थे? ये सिक्के थे, ये पत्थर के औजार थे, ये कपड़े थे या फिर मिट्टी के पात्र थे? तो माइक्रोलिथ, सिंपल। माइक्रो छोटे, लिथ मतलब स्टोन, क्या थे? स्टोन टूल्स थे जो कहाँ पे मिलते हैं? जो हमें मीजोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? अब बताइए क्यों मैंने आपको साइट पढ़ा रहा था वो, इसीलिए। और इतनी ढेर सारी साइट हैं, जैसे आप में से कुछ लोग लिख भी रहे थे, बुक में तो बहुत सारे हैं। विक्स लीजिए, विक्स ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो चिरान हमने पढ़ा था, ये नियोलिथिक में था, ठीक है। चिरान में देखा था ना कि हमें सबसे पहले जो कश्मीर वैली की जो साइट है वहाँ पे बोन टूल्स मिले थे, और उसको छोड़ दें तो चिरान में भी मिला, नियोलिथिक थी, ठीक है। बुरजा होम भी नियोलिथिक थी। मेहरगढ़ भी तो नियोलिथिक है। मेहरगढ़ भी तो नियोलिथिक है। यहाँ पे हमें किसके एविडेंस मिले जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। हुंसगी, जिसको हम हुनासागी भी बोलते हैं, कहाँ पड़ता है ये? जल्दी से बताइए। मेहरगढ़, यहाँ पे हमें वीट के एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले राइस के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो ये हुंसगी है आपकी कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। एंड अगर हम राइस के एविडेंस बात करेंगे तो ये हमें मिलते हैं कोलदीवा से। कोलदीवा जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, बेलन वैली। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस
द स्केल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट, यानी कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक काल में मिलती है? बताइए जल्दी से। होमो इरेक्टस स्कल, ऑप्शन है आपके सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पंचमढ़ी, हथनोरा, पटने, संगनाकल्लू, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, पथनोरा। पटने महाराष्ट्र तो हमें ऑस्ट्रिच मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिलते हैं। और जो हथनोरा है ये पड़ता है आपका प्रेजेंट डे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मध्य प्रदेश में। ये जो आपकी नर्मदा नदी है उसके पास में ये साइट है आपकी, ठीक है, नर्मदा नदी के पास में यहीं से हमें मिलता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 17th 16th मिसिंग है इसमें, चलो कोई नहीं। नेम द केव और रॉक शेल्टर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन द अपर पैलियोलिथिक फेज। तो कौन सा केव या फिर रॉक शेल्टर है जो ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किया अपर पैलियोलिथिक फेज में? तो हमें पता है वो एक की कौन सा है, वो है हमारा भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आया हुआ है IBACIO में। यहाँ पे चैल्कोलिथिक कल्चर साइट दी हुई है और वो किस नदी नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। होमो इरेक्टस का मतलब होता है ह्यूमन का स्कल, खोपड़ी, ठीक है। होमो इरेक्टस का मतलब होता है ह्यूमन की खोपड़ी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया ये, ह्यूमन स्कल लिखा तो हुआ यार ये, ठीक है, ह्यूमन स्कल। चलिए तो इसको हम मैच करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो साइड्स थी हमारी, अहर और गिलविंद, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे थी? बानस वैली, अहर और गिलुंद, तो ये 4 हो जाएगा। कयात मैंने बताया था काली सिंध, के से कयात और के से काली सिंध, ठीक है। और स्वालदा बताया था लास्ट में, अगर आपको याद हो, स्वालदा ताप्ती। तो 4 3 1 और बच गया 2, तो 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी IBACIO में क्वेश्चन पूछा गया 2021। लंगनाज, संगनाकल्लू, गौरीगुंड, डाम, चौपानी, मांडो, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। ये आपकी कौन सी साइट है? मीजोलिथिक साइट है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने मीजोलिथिक साइट आपको ये सारी उसमें थी जो हम लोगों ने वो चार्ट देखा था उसमें, ठीक है। तो लंगनाच की अगर बात करें तो ये है आपका गुजरात में। संगनाकल्लू साउथ इंडिया का नेम है, तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता। अगर बी का जहाँ पे भी हमें कुछ वन, ओके ठीक है, बी का यहाँ पे होगा कर्नाटक में ये, ठीक है। गौरी गुंड डाम, गौरी गुंड, अभी गौरी टाइप जो नाम है ये आपका है तेलंगाना का। चौपानी मांडो होगा आपका उत्तर प्रदेश का। तो 4 2 1 3 विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑलराइट। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आंसर बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया इज आर पीलोलिथिक? पीलोलिथिक कौन सी है? तो अभी हमने देखा हुंसगी कर्नाटक में, ओके ये पीलोलिथिक है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। इनाम गांव तो ये आपकी चाल्कोलिथिक में आएगी, ठीक है, और नियोलिथिक में तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। चिरांद ये आपके नियोलिथिक में आएगी, इसको आप हटा सकते हैं। मेहरगढ़ नियोलिथिक में आएगी, इसको हटा सकते हैं। नहीं 3 4 जहाँ आपको देखने को मिले उनको आप हटा सकते हैं। 1 और 5 तो होगा ही होगा, भीमबेटका और ये, ठीक है। बस ये देखना है 2 होगा कि नहीं होगा। तो पीलियोलिथिक में आपका इनाम गांव, अच्छा सिर्फ पीलियोलिथिक ही लिखा है, ओके ठीक है। तो जो इनाम गांव है वो हमने देखा था अपर पीलियोलिथिक में आ रहा था, यानी पीलियोलिथिक का जो लास्ट स्टेज था उसमें ये आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये भी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 2 एंड 5 यहाँ पे होते हैं आपके क्वेश्चंस खत्म। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन वाला, ठीक है, और फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं आंसर करूँगा, ठीक है। आपको पता तो होना चाहिए, मैं उतनी देर से उस वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ तो पता तो होना चाहिए आपको वीडियो के बारे में, ठीक है। देख तो लीजिए और फिर जिसके जो डाउट है वो टाइप करते जाइए, फिर मैं उसके बाद डाउट्स ले लूँगा और बाकी जो भी जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है, ऑलराइट। अब इसमें हिंदी में क्या था यार, एकदम गधे हो गया एकदम, हैं हिंदी में क्या, मैं इस साइट के नाम भी हिंदी में बताऊँ, ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, या फिर एकदम रिजिड माइंडसेट लेके आए हो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मैं किस तरह से चीज़ें करवाता हूँ, पहले देख लो, ठीक है, तभी बैच में आना। और जिन लोगों ने अभी एनरोल नहीं किया मैं उन लोगों को फिर से रिपीट करूँगा कि पहले आप एक बार देख लीजिए कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, तभी बैच में एनरोल करिएगा, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अभी, आई होप आपको वॉइस आएगी ढंग से।
तो आई होप आपने पूरा जो हम लोगों ने इतनी लंबी क्लास ली उसको 45 सेकेंड्स में समराइज़ कर दिया इस वीडियो ने, ठीक है। तो चलिए अब जो डाउट्स हैं वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो आज पहली क्लास है, क्योंकि बीइंग फर्स्ट क्लास ये आपकी फ्री रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी जो क्लासेस हैं वो भी यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, और ये कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा हूँ मैं। बैच अनाउंसमेंट जो मैंने वीडियो दी थी उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि फ्री रहेंगी यूट्यूब पे, और इसके बाद ठीक है 30 मिनट्स तक ही सिर्फ आपको यूट्यूब में मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर ही या फिर 30 मिनट्स के अंदर ही ये जो है इसका जो रिकॉर्डेड फॉर्म है ये एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये इस वजह से रख रखा है ताकि जो लोग बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी को एक चैप्टर पढ़ना है या फिर 2 चैप्टर पढ़ने हैं या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो सिर्फ यूट्यूब से ही फ्री में कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन पे जो मिलेगा दैट विल बी दी क्लास की रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, प्लस वीकली क्विजेज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है बैच के अंदर। बाकी मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ एक बार देख लीजिए कि मैं इंग्लिश हिंदी कितने का यूज़ करता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का ये रहता है हिंदी में, तो मैंने जितना यहाँ पे हिंदी में चीज़ें करी हैं इतना ही हिंदी में रहने वाला है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने सारे टर्म्स नियोलिथिक, पिलोलिथिक, मीजोलिथिक सब कुछ बता दिया है। इक्का दुक्का अगर गलती से ना प्रोनाउंस कर पाया हूँ तो अगर आप उसको भी सर्च नहीं कर सकते हैं तो बैच में मत आइएगा, मैं ये बोल दूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं वो फालतू में एलिगेशन नहीं चाहता हूँ कि मतलब सर हमने तो बैच एनरोल कर लिया और हमारे इतने रुपए वेस्ट हो गए, उतने रुपए वेस्ट हो गए। मैं किसी का रुपये वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस, है ना। चारको नहीं, चालको होता है वो इंडियन फोर्स, और उसी को ही कॉपर एज बोलते हैं, बिल्कुल कॉपर एज को हम चालकोलिथिक बोलते हैं। अब वेंडर चेंज होगा तो फिर सुमित क्या करना बंद कर दें, हाथ में हाथ धर के बैठ जाएं, वेंडर आने का इंतजार करें 2-3-4 महीने में कि आओ भाई वेंडर आओ, पहले वेंडर डिसाइड हो तब पढ़ाई चालू करेंगे, हैं। ऐप में ऐप में वो लाइव नहीं, उज्ज्वल यहीं पे लाइव होगा, ठीक है। और कल हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये पहला लेक्चर है तो ये तो आपको फ्री यूट्यूब में मिल जाएगा एज अ डेमो, आप जो भी बोलना चाहते हो। बाकी जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, लाइव फ्री रहेंगे यूट्यूब पे, बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो एप्लीकेशन पे। और कोई मैं आपको बता दूं कि इसमें कूपन कोड नहीं है, ठीक है। बैच में आपको दिखेगा जिनको एनरोल करना है SSC GK 2.0 करके आपको बैच दिखेगा परमार अकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में। कोई कूपन नहीं है इसमें, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी और लाइफ टाइम वैलिडिटी दोनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कूपन इसमें नहीं है, ठीक है। एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको दिख जाएगा, SSC GK रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड किन लोगों को क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। और एक चीज़, हाँ, जो लोग हिस्ट्री में नोट्स बना रहे हैं प्लीज़, ठीक है, जो लोग हिस्ट्री में नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे अपना, ठीक है, कि हाँ मैं हिंदी में नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, फिर बना रही हूँ। और वो फिर आपको एक नंबर मिलेगा, टीम का नंबर होगा, फिर उसमें आपको अपने हैंड रिटन नोट्स सेंड करने होंगे, ठीक है। जो भी जिसको लगता है जो हिंदी के नोट्स बना रहा हो, इंग्लिश के नहीं, हिंदी के मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के तो आपको मिलेंगे, हिंदी के मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी अच्छे नोट्स बना रहे हैं, ऐसे बेसिक से नहीं, ठीक है, काफ़ी अच्छे अगर आपको लगता है नोट्स बना रहे हैं, तो आपको एक नंबर या तो मैं दे देता हूँ, वहाँ पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। या तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, चलो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उसमें आप सेंड कर दीजिएगा। एक टीम का नंबर है, ठीक है, मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा ये। तो उसमें आप इसको सेंड कर दीजिएगा, नोट्स को, सिर्फ नोट्स को सेंड करिएगा, ऐसा नहीं कि सर हाँ हम नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को सेंड करिएगा। और अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है दैट मीन्स कि फिर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और जो लोग सेलेक्ट, जो एक ही बंदा होगा ऑब्वियस सी बात है, तो उसको मंथली कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये मत सोच के आना कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल सा जो है 6307286428, ठीक है, नॉट माई नंबर, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, उसी हिसाब से मैसेज करना। और ओनली व्हाट्सएप, टीम का नंबर है। कुछ क्वेरी है जो यहाँ सॉल्व नहीं हुई है, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे बैच का अनाउंसमेंट किया था, वहाँ सारी चीज़ें आप बैच रिगार्डिंग बताई हैं, तो वहाँ पे भी एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स आप सेंड कर दीजिएगा, जो लोग हिंदी के बना रहे हैं, हिंदी नोट्स, ठीक है, जिसको जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम, थैंक यू।
बिल्कुल स्टड गेमिंग ऐप पर पीडीएफ जो है वो बाइलिंगुअल ही मिलेगा। ये जो पीडीएफ है वो आपका प्राइवेट टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पड़ेगी। ये जो पीडीएफ जो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों करी हैं, 2 पीडीएफ से करी ना, एक में जिसमें पढ़ाया और एक क्वेश्चन वाली, जो नोट्स हैं वो एप्लीकेशन पे होंगे, ठीक है। और ये जो है ये आपको जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है बैच वालों का वहाँ पे होगा, ठीक है। नोट्स कब तक मिल जाएंगे? नोट्स निमकार श्रीकांत रात तक मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है। बाकी सुबह तक तो मिल ही जाएंगे। ओके सॉरी। व्हाट अबाउट नोट्स? क्या व्हाट अबाउट नोट्स सूरज? मैंने बता दो दिया, नोट्स मिलेंगे, सारी पीपीटी मिलेंगी। एसएससी जीडी तक कोर्स हो जाएगा, काफ़ी हद तक हो जाएगा, टोनी स्टार्क है ना। ओनली नोट्स नहीं है खुशी जायसवाल, ओनली नोट्स नहीं है ऐप पे, मतलब सारी चीज़ें कंबाइंड। अभी ओनली नोट्स ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, वो नोट्स आपको एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। सॉरी काफ़ी जोर की खांसी है। पॉटर्स व्हील आप ये मान सकते हो अराउंड 3000 BC, यानी कि वही नियोलिथिक के टाइम आप मान सकते हो, ठीक है। क्लियर? नियोलिथिक या फिर चाल्कोलिथिक एज में जाके मिलता है पॉटर्स व्हील। शिवानी गौतम, यूपीएसआई की सीआरपीसी और आईपीसी कैसे करूं? वो तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बैच में सीआरपीसी आईपीसी हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो रहेगा बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो, बाकी आगे जो रहेंगे वो नहीं रहेंगे पब्लिक। चलिए भाई, थैंक यू।